फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीधा सा कंसेप्ट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट बाहर जाएगी। अंदर कैसे घूम रही है, क्या घूम रही है, क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं। इंटरनल मैटर्स में कोई हस्तक्षेप नहीं है। जितना एक्सटर्नल इनकमिंग है उतना एक्सटर्नल आउटगोइंग होना चाहिए। तो यहाँ से आ रही है 15 एम्पियर, यहाँ से आ रही है 3 एम्पियर और यहाँ से आ रही है 5 एम्पियर। टोटल 23 एम्पियर करंट घूम रही है। 8 एम्पियर अंदर ही अंदर घूम रही है, हमें उससे मतलब नहीं। इनकमिंग टोटल 23 है, तो आउटगोइंग भी कितनी होनी चाहिए, 23 एम्पियर। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में आपसे बी का पोटेंशियल जीरो कह दिया गया। ये जो बी पॉइंट है इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट कह दिया गया है, ऐसा उन्होंने कह दिया है, ठीक। और ए का पोटेंशियल निकालना और डी का निकालना। आराम से किरचॉफ लॉ लगाते हैं। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन लिखते हैं हम, वी ए माइनस वी वी। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप वी ए माइनस वी वी। ड्रॉप हमेशा लिखा जाता है इनिशियल माइनस फाइनल। और करंट के साथ चलते हैं तो प्लस आई आर, करंट के अगेंस्ट जाते हैं तो माइनस आई आर। अब यहाँ ए से बी जा रहे हैं तो करंट के साथ ही जा रहे हैं तो प्लस आई आर। तो प्लस आई है 1, आर कितना है 1.5 और बी का पोटेंशियल है 0, तो ए का पोटेंशियल आ गया आपका प्लस 1.5, ठीक। अब आपको डी का निकालना है, तो बी से डी की तरफ चलो ध्यान से। तो बी से डी की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप बी वी माइनस वी डी हो जाएगा। चलते जाते हैं, चलना शुरू करो बी से। तो पहले कर रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आई आर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस आई कितना है 1, आर कितना है 2.5, ठीक। आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ोगे तो एक बैटरी मिल गई, बैटरी में जो टर्मिनल पहले मिल जाए उसी का पोटेंशियल लिख देते हैं। तो यहाँ नेगेटिव पहले मिल रहा है तो -2 लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -2। तो यहाँ तो आ गया आपका 0.5 ये, लेकिन बी का पोटेंशियल क्या है 0, तो माइनस वी डी जो है वो 0.5 आया। तो वी डी कितना आ जाएगा, वी डी आ जाएगा -0.5। सो योर आंसर विल बी डॉग। ए का पोटेंशियल आया 1.5 और डी का पोटेंशियल आया -0.5। इसमें कह रहे हैं 4 ओम में करंट बताओ। अब यहाँ समस्या है बहुत बुरी। ये समस्या ये है कि यहाँ भी 4 ओम है और यहाँ भी 4 ओम। कौन से 4 ओम का, तो हम दोनों का ही निकाल देते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। तो सेंटर का पोटेंशियल हमने कुछ मान लिया V0। तो यहाँ से हम ये कह रहे हैं करंट आ रही है और यहाँ से भी लेट से करंट आ रही है और यहाँ करंट जा रही है। अब इस क्वेश्चन में दूसरी समस्या यहाँ भी है कि यहाँ अर्थिंग दिखा रखी है और लिखा है -8 वोल्ट। अब अर्थिंग का पोटेंशियल तो 0 होता है, अब अर्थिंग दिखा रखी तो -8 वोल्ट कैसे लिखा है। तो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, आंसर मैच करे नहीं करे वो बात की बात है। तो हम इसको -8 वोल्ट के हिसाब से कर लेते हैं, अर्थिंग यहाँ से काट देते हैं, ठीक। तो मैंने ये कहा है, डायग्राम अलग से बना लेते हैं। ये आपका 20 वोल्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, सेंटर का पोटेंशियल हमने मान लिया V0, ये भी 4 ओम है और यहाँ कितना है, ये 5 वोल्ट है और यहाँ ये करंट जा रही है और यहाँ का जो पोटेंशियल है -8 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक। अगर हमको ये सेंटर का पोटेंशियल V0 मिल गया तो हम हर ब्रांच की करंट निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए इस ब्रांच की करंट निकालनी है आपको, तो आप करोगे पोटेंशियल डिफरेंस यानी 20 - V0 अपॉन रेजिस्टेंस। इस ब्रांच की करंट निकालनी है तो 5 - V0 अपॉन रेजिस्टेंस। इस ब्रांच की करंट निकालनी है तो V0 माइनस ऑफ -8 अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस करके आप हर ब्रांच की करंट निकाल सकते हो। तो अब V0 फाइंड करना है, वो हमारा टास्क है। तो कैसे कर रहे हैं वो देखो। मान लिया यहाँ से करंट आ रही है और यहाँ से करंट आ रही है और वो करंट यहाँ चली जा रही है। मान लिया करंट है I1, यहाँ से करंट आई I2 और दोनों मिलके यहाँ चली गई I3। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। I1 कितना होगा, तो I1 हो जाएगा 20 - V0 अपॉन 4 प्लस I2 कितना होगा, तो I2 हो जाएगा 5 - V0 अपॉन 4 इक्वल टू I3 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा V0 माइनस ऑफ -8 अपॉन 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा V0 और फिर जब V0 मिल जाएगा तो आप किसी भी करंट को फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको I1 निकालना तो V0 की वैल्यू यहाँ डाल देना, I2 निकालना है V0 की वैल्यू यहाँ डाल देना, I3 निकालना है V0 की वैल्यू यहाँ डाल देना। करंट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने मानी है उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। करंट अगर नेगेटिव आया तो जो आपने डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट फ्लो हो रही है, ठीक। अब आंसर मैच करे नहीं करे वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे 4 ओम 2 हैं और दूसरी समस्या लोअर टर्मिनल पे भी थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेथड ये होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है सिचुएशन कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है
और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो समझने वाली बात यह है कि ये 2 ओम 3 ओम यानी ऊपर वाली ब्रांच में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी 3 ओम 2 ओम नीचे वाली ब्रांच में भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो भाई करंट तो बराबर बराबर बटेगी, यानी इसमें करंट जाएगी 1 एम्पियर, और नीचे वाले में भी करंट कितनी जाएगी 1 एम्पियर। करंट बराबर बटेगी, और आपको निकालना है VA माइनस BB। तो ए से बी की तरफ चलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन लिखेंगे, मजे से आंसर आएगा। तो ए से बी जाने के 2 रास्ते हैं, आप ऐसे भी आ सकते हो और आप ऐसे भी आ सकते हो। तो हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे कैसे भी आओ आंसर दोनों से सेम आएगा। तो जब आप इधर से चलोगे तो करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो -IR, ठीक। अब इधर आ रहे हैं, अब करंट के साथ चल रहे हो आप, तो +IR, तो +IR, तो आंसर बन गया आपका 1 वोल्ट, +1 वोल्ट। दूसरी साइड से भी आप ट्राई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचाना है 9 वोल्ट की बैटरी में, कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है जिस चार्ज को मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल। तो किस चार्ज को मूव करा रहे हो 6 माइक्रोकूलम, और फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल और इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल में 9 वोल्ट का डिफरेंस है। फाइनल 9 वोल्ट ज़्यादा होगा क्योंकि आप पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच रहे हो, और इनिशियल आपका जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये आपका बन गया 54 माइक्रो जूल, ये आंसर बनेगा। सो योर आंसर विल बी बॉय। इसमें 2 रेजिस्टर्स हैं R और 2R, कह रहे हैं 2 रेजिस्टेंस है, एक R है और एक क्या है 2R, और सीरीज में कनेक्टेड है, और थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो जब सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या चीज़ दोनों में सेम होने वाली है, करंट, और करंट सेम होने वाली है तो पावर का फॉर्मूला होगा I² R, और करंट सेम है तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगी पावर। तो थर्मल एनर्जी जो है वो 1:2 रेशियो में डेवलप होगी इसमें। सो योर आंसर विल बी एप्पल। अगले वाले में कह रहे हैं द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू 25 वोल्ट सप्लाई एंड हीट प्रोड्यूस इज 25 जूल पर सेकेंड। बहुत ही आसान है, अगर आप वोल्टेज की वैल्यू बता दी आपको तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे V²/R। पावर का रेट जो है वो है 25 जूल पर सेकेंड, वोल्टेज जो है वो 25 है तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं कितना होगा। तो ऐसा लग रहा है रेजिस्टेंस भी 25 ही आने वाला है, बाकी आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। 8th क्वेश्चन में कह रहे हैं जैसे इंडिया में 220 वोल्ट की डोमेस्टिक सप्लाई है वैसे यूएस में 110 वोल्ट की डोमेस्टिक सप्लाई होती है, और इंडिया में अगर 60 वोल्ट का बल्ब लेके आए हम और उसका रेजिस्टेंस R है, तो यूएस में जब 60 वोल्ट का बल्ब खरीद के लाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं P = V²/R। ये इक्वेशन दोनों जगह लगाएंगे, एक बार इंडिया में एक बार यूएस में। तो इंडिया में जो आपने लगाया तो पावर आपकी 60 वोल्ट थी, वोल्टेज इंडिया में 220 है का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस जो बल्ब है वो कितना दिया है R। जब यही इक्वेशन यूएस में लगाओगे तो वहाँ भी बल्ब आप 60 वोल्ट का ही खरीद के लाए, लेकिन वहाँ सप्लाई कितने की थी 110 वोल्ट की थी, और वहाँ रेजिस्टेंस बल्ब का मान लिया हो गया R'। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दो, डिवाइड कर दो, जो मर्जी वो करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें कह रहे हैं R1 और R2 दो बल्ब हैं, उनके फिलामेंट के रेजिस्टेंस जो है एक 200 वोल्ट का बल्ब है, एक 100 वोल्ट का बल्ब है, और सेम वोल्टेज पे ऑपरेट करने के लिए। तो रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं क्या होगा। जब वोल्टेज सेम है तो फॉर्मूला हम पावर का क्या लगाएंगे V²/R। इसका मतलब पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला बल्ब जो है वो 200 वॉट का है और दूसरा बल्ब जो है वो 100 वॉट का है, तो ये बनेगा दूसरे का रेजिस्टेंस R2 और ये बनेगा पहले का रेजिस्टेंस R1 इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर ये पता लग रहा है कि R2 2 टाइम्स R1 है, R2 जो है वो 2 टाइम्स क्या है R1 है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका बॉय। अगले वाले में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, टंगस्टन के फिलामेंट है सेम लेंथ के। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, टंगस्टन का फिलामेंट है कुछ सेम लेंथ का, तो दो होंगे फिर ये, ठीक है। और एक 60 वॉट का एक 100 वॉट का है, ठीक है। अब जो 100 वॉट का होगा उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, क्यों? क्योंकि हम कांस्टेंट वोल्टेज पे लगाते हैं सारे बल्ब, और फॉर्मूला कांस्टेंट वोल्टेज के लिए चलेगा V²/R, ठीक। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ρL/A। अब कह रहे हैं लेंथ सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो एरिया तो इन्वर्स में आ गया कि नहीं। तो एरिया जो 100 वाले का जो एरिया होगा वो बड़ा होगा किससे, 60 वॉट वाले एरिया से,
मटेरियल सेम है, टंगस्टन है, और लेंथ भी दोनों की क्या सेम है। तो रेजिस्टेंस अगर छोटा है 100 वाले का तो एरिया 100 वाले का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो थिकर फिलामेंट 100 वॉट वाले का होगा। इसमें कह रहे हैं कि रजिस्टर है, आर रेजिस्टेंस आइडियल बैटरी से कनेक्ट किया और रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, पावर डेसिपेट क्या होगी। ठीक, अब आपने आइडियल बैटरी से कनेक्ट किया, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा नहीं उसके पास, तो कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई करेगी, तो फॉर्मूला पावर के लिए V²/R लगाएंगे हम, और जैसे जैसे आप R को कम करते जाओगे पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए पार्ट। पावर डेसिपेशन जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अगले वाले में कह रहे हैं हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली इन 210 वॉट बल्ब इन 5 मिनट। तो पावर आपको दी गई है और हीट पूछ रहे हैं कितनी हो जाएगी, तो पावर इनटू टाइम हीट होती है, लेकिन उनको आंसर कैलोरी में चाहिए तो कैलोरी में बताएंगे। पावर है 210 वॉट, 210 वॉट का मतलब हो गया 210 जूल पर सेकेंड, और टाइम 5 मिनट का, 5 मिनट का मतलब हो गया ये 300 सेकेंड, और ये आंसर तो आएगा जूल में। तो इसको किससे डिवाइड करोगे आप, 4.2 से, तो आंसर किस में मिलेगा आपको, कैलोरी में। तो कर लेना, वो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में R और 2 ओम जो किस में लगे हुए हैं, आपके पैरेलल में लगे हैं, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जो पावर डेसिपेट होगी पूरी वो हो जाएगी 15 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 15 का स्क्वायर अपॉन R, और ये जो पावर आपको दी गई है ये आपको दी गई है 150 वॉट। तो यहाँ उसको सॉल्व करो और आपको क्या मिल जाएगा, R रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अगले वाले में कह रहे हैं एक वायर है 220 वोल्ट से कनेक्ट किया, पावर P1 डेसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो मान लो उस वायर का रेजिस्टेंस R है, तो P1 जो आएगा वो आ जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन R। क्लियर, इक्वेशन 1। फिर कह रहे हैं वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब आप सोच के बताएं, जैसे मान लिया वायर का रेजिस्टेंस R है, अब मैंने 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया तो ये R/2 हो गया रेजिस्टेंस, और फिर उनको जोड़ दिया उठा के पैरेलल में, तो R/2 को पैरेलल में जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा। तो जो नई पावर होगी P2 वो बनेगी आपकी 220 का स्क्वायर अपॉन R/4। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है अगली पावर 4 गुना हो गई है। ठीक है, बाकी आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हो। वैसे इसका आंसर क्या बन जाएगा, बॉय। फिफ्टीन में एक आपका 40 वॉट का बल्ब है, एक आपका 100 वॉट का बल्ब है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अभी हमने चेक किया 100 वॉट वाले का रेजिस्टेंस कम होगा, 40 वॉट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस 40 वॉट वाले का ज़्यादा होगा किससे, 100 वॉट वाले से। अब फिर उन दोनों बल्ब को आपने उठा के सीरीज में लगा दिया, और सीरीज में दोनों को 220 दे दिया आपने लेट से। तो भाई जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वोल्टेज सस्टेन करेगा, क्योंकि सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, करंट सेम होती है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले से अगर I सेम है तो जिसके पास हैवी रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा वोल्टेज अपने अक्रॉस ले लेगा। तो इसका मतलब जो 40 वॉट वाला बल्ब है वो ज़्यादा वोल्टेज ले लेगा। 40 वॉट वाला जो बल्ब नाम है उसका 40 वॉट, ठीक है, रेजिस्टेंस तो उसका ज़्यादा है, वो ज़्यादा क्या लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ले लेगा। सो योर आंसर विल बी कैट। इस बात को ज़रा ध्यान से समझ लेना, सोच लेना, ठीक है। 1-2 बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस रिपीट करके देख लो इसको। 1 किलो वॉट आवर कितना होता है, तो 1 किलो वॉट का मतलब हो गया 1000 वॉट, 1000 वॉट का मतलब हो गया 1000 जूल पर सेकेंड, और 1 घंटे तक आपको काम चालू रखना है तो 3600 सेकेंड्स। तो 1 किलो वॉट आवर जो है वो 36 इंटू 10⁵ जूल के बराबर आ जाएगा। ए पार्ट। 3 आइडेंटिकल बल्ब में सीरीज में कनेक्टेड हैं और टुगेदर P पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझो इसको, 3 आइडेंटिकल, अगर एक बल्ब का रेजिस्टेंस R है तो तीनों जब आप सीरीज में लगाओगे इस तरह से तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3R, और फिर आपने इस सप्लाई के क्रॉस लगा दिया तो जो पावर डेसिपेट होगी उसका नाम P लिखा है, तो P हो जाएगा V² अपॉन 3R, इक्वेशन 1। फिर कह रहे हो अब तीनों को आपने पैरेलल में लगा दिया, जब पैरेलल में लगाओगे तीनों बल्ब को तो रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगा, और फिर आपने V वोल्ट की सप्लाई लगा दी तो जो नई पावर होगी P' वो हो जाएगी V² अपॉन R/3। टोटल पावर है ये, एक बल्ब की पावर नहीं है, टोटल पावर, क्योंकि मैं नेट रेजिस्टेंस निकाल के टोटल पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो योर आंसर विल बी आई थिंक सो कैट। इसमें कह रहे हैं ए और बल्ब दो बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ए ब्राइट ग्लो कर रहा है, ठीक है। पैरेलल में तो V²/R का फॉर्मूला लगेगा, फिर V²/R, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा तेज ग्लो करेगा। तो ए अगर ब्राइट है तो ए का रेजिस्टेंस कम होगा, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, बॉय।
अगले हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब है 50 वाट 100 वोल्ट का है, फुल पावर पे ग्लो कर रहा है 120 वोल्ट 10 ओम की सप्लाई से। अब ध्यान से समझना, आपके पास सप्लाई जो है वो 120 वोल्ट की है और 10 ओम की भी है, और यहाँ से आपने ये बल्ब लगाया है लेट से, और ये फुल पावर पे ग्लो कर रहा है। लेकिन इसकी समस्या ये है कि 100 वोल्ट का है ये, यानी 100 वोल्ट से ज़्यादा दोगे तो उड़ जाएगा। 50 वाट जरूर है बट वोल्टेज कितना लेगा, 100 वोल्ट लेगा। तो पूछ रहे कितने बल्ब हम लगाएं ताकि सब फुल में ग्लो करें। तो बात ये, चलो 100 वोल्ट तो इनको बल्ब को मिल जाएगा, इस ये जो बल्ब पैरेलल में हम यहाँ लगाएंगे, और है यहाँ पे 120 वोल्ट, तो 20 वोल्ट कहाँ गया फिर? तो 20 वोल्ट मिलेगा इस वाले रेजिस्टेंस को, 20 वोल्ट यहाँ खर्च होना चाहिए। अगर 20 वोल्ट यहाँ खर्च होगा तो इसमें करंट कितनी जानी चाहिए फिर? तो करंट आ जाएगी पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस 2 एम्पियर। यानी ये बात तो पक्की होगी कि बैटरी से 2 एम्पियर करंट निकलेगी। जब बैटरी से 2 एम्पियर करंट निकलेगी तभी भाई 10 ओम जो है वो 20 वोल्ट संभाल पाएगा, और 120 में से 20 माइनस करोगे तो 100 वोल्ट बचेगा बल्ब के लिए। अब जरा बल्ब से पूछो कि भाई तुमको करंट कितनी चाहिए, तो बल्ब से अगर आप बात करोगे तो बल्ब कहेगा P = VI, मतलब मेरी पावर है 50 वाट, वोल्टेज मुझे चाहिए 100, तो मेरी करंट आपकी आधा एम्पियर आ गई। करंट एक बल्ब कितनी लेगा, आधा एम्पियर फिक्स हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, इससे ज़्यादा लेते फ्यूज़ हो जाएगा वो। लेकिन बैटरी कह रही ना भाई ना, हम तो 2 एम्पियर करंट देंगे। तो बल्ब कहेंगे हाँ भाई हाँ, तो हम भी 4 बल्ब लगाएंगे, ताकि हर बल्ब कितनी करंट लेगा 0.5 एम्पियर, और बैटरी कितनी दे रही है 2 एम्पियर। तो चारों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी, बल्ब भी सेफ रहेंगे, बैटरी को भी कोई टेंशन नहीं। तो कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे आपको ताकि फुल पावर में ग्लो करे? 4 बल्ब। ट्वेंटी वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं 220 वोल्ट की सप्लाई है और कई सारे बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं। तो मान लिया मैंने कहा 5 बल्ब लेट से सीरीज में लगे हैं, ऐसे 3 4 5, ठीक, 5 बल्ब सीरीज में लगे हैं और ये पांचों ग्लो कर रहे हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक। तो कितनी लाइट कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी कमरे में, कितनी पावर डेसिपेट हो रही होगी टोटल? तो वो बनेगी V²/R, और R कितना होगा 5R, क्योंकि पांचों के पांचों किस में लगे हैं, सीरीज में। ये टोटल पावर होगी कमरे में, ठीक। फिर कह रहे हैं एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो हमने उसको हटा के बाकी के अक्रॉस वही सप्लाई लगा दी। तो अगर आप एक बल्ब फ्यूज़ कर लोगे, मान लिया आपने ये वाला बल्ब फ्यूज़ कर लिया, तो अब आप 4 को यही सप्लाई दे दोगे, तो टोटल रेजिस्टेंस तो अब R/4 नहीं हो जाएगा, सॉरी R/4 नहीं 4R, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा 4R। तो जो नई पावर होगी P' वो हो जाएगी V²/4R। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक बल्ब तो कम हो गया है लेकिन टोटल पावर बढ़ गई है। तो अगर आप एक बल्ब और हटा दोगे तो टोटल पावर और बढ़ जाएगी, तो टोटल इल्यूमिनेशन तो बढ़ जाएगा। बल्ब कम होते जा रहे हैं लेकिन इल्यूमिनेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है।